प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे, हम वो बात करेंगे चीनी समुद्री अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 03, जो कि मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के पास करीब एक महीना बिताने के बाद गुरुवार ये जहाज माले पहुंचा है। समुद्री यातायात जैसी ट्रैकिंग साइटों से पता चलता है कि जहाज अब थीला फुसी के पास है। हालांकि अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि जहाज कहां पहुंचेगा। इस अनुसंधान पोत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की चीन की राजकीय यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे बाद 14 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की थी। 22 जनवरी से जहाज आम ट्रैकिंग साइटों पर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए गए थे। जहाज 22 जनवरी को इंडोनेशिया के पास जावा सागर में था। सैटेलाइट AIS ट्रैकिंग से पता चला कि यह चीनी जहाज मालदीव के EEZ पर था। जहाज ने EEZ के पास लगभग एक महीना बिताया। मालदीव ने कहा कि चीनी जहाज जियांग यांग होंग 3 उसके जल क्षेत्र में सिर्फ रोटेशन और रिप्लेनिश के लिए आया है। चीन का यह जहाज करीब 100 मीटर लंबा है। इस जहाज को 2016 में चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन SOA के बेड़े में शामिल किया गया था। यह वर्तमान में चीन में एकमात्र 4,500 टन का जहाज है। 2019 से चीन दूरस्थ जल और गहरे समुद्र सर्वेक्षण के लिए इसका उपयोग कर रहा है। इस जहाज का उपयोग लवणता, सूक्ष्मजीवी आनुवांशिक अध्ययन, पानी के नीचे खनिज अन्वेषण और पानी के नीचे जीवन और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। जहाज में डेटा पल्स है जो समुद्री धाराओं, लहरों और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी को माप सकते हैं। भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीन का जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 मालदीव के जल क्षेत्र में पहुंचा है। मालदीव की मुइज़ू सरकार ने इस चीनी जहाज को माले में रुकने की परमिशन दे दी है। चीन के इस जहाज को परमिशन दिए जाना भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना जा रहा है। चीन के इस जहाज पर सर्वे के नाम पर भारत, श्रीलंका और मालदीव के आर्थिक क्षेत्र में जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। मालदीव के साथ संबंधों में आई खटास के बीच भारत इस जहाज की गतिविधियों पर निगाहें बनाए हुए है। जब हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। पहली बार पंजाब प्रांत में मुख्यमंत्री पद महिला को मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और PMLN नेता मरियम नवाज पंजाब प्रांत में मुख्यमंत्री बनेंगी। बता दें कि बीते 8 फरवरी को पाकिस्तान में संसदीय और प्रांतीय चुनाव के लिए मतदान कराए गए थे। केंद्र में भी PMLN गठबंधन सरकार बना रही है। पंजाब प्रांत में मरियम नवाज को CM पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसी के साथ मरियम मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली देश की पहली महिला नेता होने का गौरव भी हासिल करेंगी। 50 वर्षीय नेता मरियम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। मरियम के शपथ ग्रहण की चर्चा इसलिए भी अधिक हो रही है क्योंकि 8 फरवरी को चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद देश के 5 प्रांतों में पंजाब पहली प्रांतीय विधानसभा है जिसका उद्घाटन सत्र बुलाने की घोषणा हो चुकी है। शुक्रवार को विधानसभा सत्र की शुरुआत के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी के साथ नई सरकार का गठन शुरू होगा। गवर्नर हाउस के प्रवक्ता ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि पंजाब प्रांत के गवर्नर वालिदुर रहमान ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा का सत्र आहूत किया है। खबरों के मुताबिक मरियम को पहले ही मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुरक्षा दी जा चुकी है। खास तौर पर मुख्यमंत्री को मिलने वाला प्रोटोकॉल मरियम को दे दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्रांत में अलग अलग पदों पर सेवा दे रहे नौकरशाहों के साथ बैठकें भी शुरू कर दी हैं। बता दें कि PMLN ने नवाज के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री नामित किया है। पंजाब प्रांत में PMLN को 137 सीटें मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से समर्थन पाने वाले निर्दलीय उम्मीदवार ने 113 सीटें जीती हैं। बता दें कि पाकिस्तान में बीते 8 फरवरी को कराए गए चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहे। इमरान खान का समर्थन हासिल कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सबसे अधिक संख्या में जीते, लेकिन उनके प्रतिद्वंदियों ने गठबंधन कर सरकार बनाने का दावा किया। पूर्व PM नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ आने के बाद PMLN और PPP के साथ कुछ और नेताओं ने मिलकर सरकार बनाने की पहल की। पाकिस्तान चुनाव आयोग की तरफ से घोषित अंतिम चुनाव परिणाम के मुताबिक इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 101, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 75 और बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी को 54 सीटों पर जीत मिली।
आइए अब हम बात करते हैं रोरो सर्विस की। पालघर जिले में वसई और भाईंदर के बीच पहली रोरो फेरी सेवा यात्रियों और वाहनों के लिए पायलट आधार पर शुरू हो गई है। यह सेवा 1.89 नॉटिकल माइल या 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस जलमार्ग सेवा से दोनों शहरों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और वसई भाईंदर क्षेत्र के मोटर चालकों के लगभग 50 मिनट बचने की उम्मीद है। हालांकि नियमित रूप से ऑफिस जाने वालों की भीड़भाड़ वाली ट्रेनों और भीड़भाड़ वाली सड़कों से ज़्यादा राहत नहीं मिल सकती है। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने वसई किला जेटी और भाईंदर पश्चिमी जेटी के बीच ट्रायल रन आयोजित किया। 3.5 किलोमीटर की जल यात्रा में एक तरफ लगभग 15 मिनट लगते हैं। इसमें 4 किलोमीटर की सड़क भी शामिल है। सुवर्णदुर्ग शिपिंग एंड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जानवी नामक पोत का संचालन कर रही है, जो एक ही यात्रा में कुल 100 यात्रियों और 33 वाहनों को ले जा सकता है। अगले 3 महीनों के लिए वसई और भाईंदर से 8 से 10 यात्राएं होंगी। प्रत्येक यात्रा के बीच लगभग 90 मिनट का अंतर होगा। इन सेवाओं के लिए समय सारणी बुधवार से शुरू होगी। एमएमबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानिक गुरसल ने कहा कि वर्तमान में पोत के उचित नौकायन मार्ग की जांच की जा रही है। औपचारिक उद्घाटन से पहले लगभग 3 महीने तक फेरी की सुचारू नौकायन और यात्रियों वाहनों के आसान चढ़ाई की भी जांच की जाएगी। फेरी सेवा का उद्घाटन ठाणे में से शिवसेना सांसद राजन विचारे ने किया। अरब सागर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए वाहन उपयोगकर्ता और आम जनता दोनों जेटियों पर एकत्रित हुए। वसई से पहली सेवा सुबह 6:45 बजे शुरू होती है, जबकि भाईंदर से पहली सेवा सुबह 7:30 बजे रवाना होती है। फेरी छूटने पर उन लोगों के लिए जेटियों पर प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, जहां स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय को फेरी सेवा से लाभ होगा। वहीं नियमित रूप से ऑफिस जाने वालों को भी अभी भी भीड़भाड़ वाली सड़कों और भीड़भाड़ वाली ट्रेनों का उपयोग करना होगा। कुछ निवासियों का मानना है कि सरकार को मेट्रो परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आबादी के एक बड़े वर्ग का लाभ होगा। नाला सोपारा, बिरार और मीरा रोड के निवासियों के लिए फेरी सेवा ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकती। रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के लिए निविदा 2017 में 6.2 करोड़ रुपए की लागत से जारी की गई थी। यह रोरो सेवा घरेलू व्यापार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना का हिस्सा है। एमएमबी ने भाईंदर, ठाणे, भिवंडी और डोंबिवली में 8 यात्री जेटियों के लिए निविदाएं जारी की थी। आइए अब हम पेट्रोनेट गैस कंपनी के बारे में बात करें। भारत की सबसे बड़ी तरलीकृत प्राकृतिक गैस कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड 2025 में श्रीलंका को एलएनजी की आपूर्ति शुरू करेगी। शुरुआत में जहाज़ों पर लोड किए गए कंटेनरों में और बाद में आयात टर्मिनल बनाने के लिए, इसके मुख्य कार्यकारी ने गुरुवार को कहा है। कंपनी 5 साल तक श्रीलंका को प्रतिदिन लगभग 850 टन एलएनजी या सुपर चिल्ड गैस की आपूर्ति करेगी। इस अवधि के दौरान वह एक फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट बनाने और चालू करने की योजना बना रही है, जो मूल रूप से एक रीगैसिफिकेशन यूनिट है। एक जहाज़ पर पेट्रोनेट एलएनजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह में संवाददाताओं को बताया। वार्षिक आधार पर पेट्रोनेट एलएनजी द्वीप राष्ट्र को लगभग 3,50,000 टन एलएनजी की आपूर्ति करना चाहता है। इंडिया एनर्जी वीक के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि पेट्रोनेट ने कोलंबो में एक फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट शुरू करने की भी योजना बनाई है, जिसके लिए उसे 2025 तक श्रीलंका सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह सुविधा 2028 तक बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता प्रतिदिन लगभग 50 कंटेनरों की है और हमें इसे वहां नावों के माध्यम से ले जाना होगा, फिर वहां पुनः गैसीकरण करना होगा वेपोराइजर का उपयोग करके। इसलिए 50 टैंकर, एक टैंकर लगभग 17 मीट्रिक टन का होता है, प्रतिदिन श्रीलंका ले जाने की जरूरत है। सिंह ने कहा कि आपूर्ति की औसत आवृत्ति उन जहाज़ों का उपयोग करके 2 दिनों में एक बार होगी, जो 100 ऐसे टैंकरों को समायोजित कर सकते हैं। सिंह का गैस आधारित बिजली योजनाएं चलाने और अन्य उद्योगों में उपयोग के लिए एलएनजी की तलाश कर रहा है और अब पेट्रोनेट एलएनजी से आपूर्ति लेने पर सहमत हो गया है। जहाँ तक नियोजित एफएसआरयू का सवाल है, इस पर वर्षों से चर्चा चल रही है और अतः 2028 में किसी समय इसका क्रियान्वयन होने की संभावना है। सिंह ने कहा कि हमने निवेश योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन इसकी लागत लगभग 2,500 करोड़ रुपए हो सकती है। सिंह का सरकार द्वारा एफएसआरयू परियोजना की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद पेट्रोनेट एलएनजी एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट डीएफआर तैयार करेगी। पेट्रोनेट एलएनजी के पास कतर और ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालीन एलएनजी खरीदे समझौते हैं और यह गुजरात के दहेज में 17.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता
और केरल के कोच्चि में 5 MTPA इकाई के साथ 2 भूमि आधारित पुनर्गैसीकरण टर्मिनल चालित करता है। श्रीलंका को LNG की आपूर्ति कोच्चि टर्मिनल से की जाएगी, जिससे इकाई की अपनी क्षमता उपयोग स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि दाहेज टर्मिनल आमतौर पर उच्च क्षमता उपयोग स्तर को देखता है। कोच्चि इकाई औद्योगिक ग्राहकों को रीगैसिफाइड LNG की आपूर्ति के लिए अपेक्षित पाइपलाइन नेटवर्क की कमी के कारण संघर्ष कर रही है। कंपनी सिंह ने कहा कि कंपनी और उसके प्रमोटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, पेट्रोनेट LNG की अतिरिक्त पुनर्गैसीकरण क्षमता को देखते हुए लंबी अवधि के अनुबंधों के माध्यम से अधिक गैस प्राप्त करने में विचार कर रहे हैं। कुछ वर्षों में स्टीम करे। मंगलवार को पेट्रोनेट LNG ने कतर एनर्जी के साथ अपने 7.5 MTPA दीर्घकालीन LNG अनुबंध को 2028 से आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।